हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 से संबंधित इस वीडियो में कैसे हम वस्तुओं का उपार्जन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी भाग 1 और भाग 2 में हम देंगे। क्योंकि यह जो भंडार क्रय नियम है, यह समस्त शासकीय कार्यालयों में, विद्यालयों में इसका पालन आवश्यक है। इसी के अनुसार आपको भंडार क्रय नियम के अंतर्गत आपको क्रय करने की बाध्यता है। तो हम देखेंगे भाग 1 वस्तुओं का उपार्जन। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। हम देखेंगे भाग 1 वस्तुओं का उपार्जन। नंबर 1 में दिनांक 28/7/2015 से यह भंडार क्रम जो है नियम लागू हो चुका है, जिसमें हम दूसरे नंबर पर देखेंगे क्रय का मूल सिद्धांत, कार्यकुशलता, समय बद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा। तीसरे नंबर पर देखेंगे हम सक्षम प्राधिकारी वित्तीय अधिकार शक्ति पुस्तिका वॉल्यूम -1 2012 या 1995 वॉल्यूम -2 के अनुसार आदेश देंगे। नंबर 4 में नियम 6 के अंतर्गत परिशिष्ट आ पर LUN एवं वा पर संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रदाय आरक्षित वस्तुओं की सूची दी गई है। यह सामान इन्हीं संस्थाओं से खरीदना है। इस सूची में दिनांक 4/1/2016 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकार संघ भी सम्मिलित हो गया है। स्वेच्छा से क्रय की बाध्यता समाप्त की गई है, जिसका भाग 1 वस्तुओं का उपार्जन नंबर 5 में हम देखेंगे। तो बिना कोटेशन की सामग्री का क्रय नियम 9 के अंतर्गत क्रयकर्ता द्वारा क्रय प्रत्येक अवसर पर 20,000 तक के मूल्य तक की सामग्री सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन के आधार पर 1 माह में 5 बार तक क्रय की जा सकती है। तो इस नियम के तहत बगैर कोटेशन के जो है 20,000 तक की सामग्री सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण के आधार पर माह में 5 बार की जा सकती है। हम 6वें नंबर पर देखेंगे तो विभागीय क्रय समिति द्वारा नियम 10 के अंतर्गत इस समिति के अनुशंसा पर 20,000 से 1 लाख तक की अनुरक्षित सामग्री प्रमाणन के आधार पर माह में 2 बार तक क्रय की जा सकती है। जैसे हमने पहले 5वें नंबर बिंदु पर देखा था कि 20,000 तक की जो सामग्री है प्रत्येक शासकीय कार्यालय में बगैर कोटेशन के सक्षम अधिकारी जो कार्यालय के मुखिया होते हैं उसके प्रमाण के आधार पर माह में 5 बार तक खरीदी जा सकती है। 6वें नंबर का बिंदु में देखेंगे तो नियम 10 के अंतर्गत 20,000 से 1 लाख तक के अनुरक्षित सामग्री प्रमाणन के आधार पर माह में 2 बार तक क्रय की जा सकती है। तो ये जो है 20,000 से 1 लाख तक इसमें कोटेशन की बाध्यता रहेगी। इसके बाद नंबर 7 पे देखेंगे का सीमित निविदा। नियम 11.1 के अंतर्गत सीमित निविदा क्रय 5 लाख तक हो या 1 लाख से कम होने एवं बिंदु 5 एवं 6 की पद्धति से क्रय करना संभव अथवा वांछनीय नहीं हो। इस पद्धति में 3 से अधिक प्रदाताओं से निविदा प्राप्त होना आवश्यक होगा। यदि ई-कॉमर्स साइट के माध्यम से निविदा आमंत्रित हो तो न्यूनतम 3 प्रदाताओं की तुलना की जाएगी। इस पद्धति से इमरजेंसी आपातकाल या निश्चित स्रोत होने पर 5 लाख से अधिक का भी क्रय किया जा सकेगा। भाग 1 वस्तुओं का उपार्जन 7 ख खुली निविदा में हम देखेंगे कि नियम 11.2 के अंतर्गत 5 लाख से अधिक की सामग्री होने पर एवं जहां नियम 9, 10 अथवा 11.1 सीमित निविदा की पद्धति से क्रय करना संभव एवं वांछनीय नहीं के मामले में ई ट्रेंडिंग का उपयोग कर एवं एक राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका, राज्य स्तरीय दैनिक
पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। क्रय टू बिट सिस्टम तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पर आधारित होगा। तकनीकी निविदा के बाद वित्तीय निविदा खोलने के पूर्व सामग्री का प्रदर्शन किया जा सकेगा। प्रकाशन अथवा निविदा दस्तावेज के वेबसाइट के दिनांक से अपलोड होने जो भी बाद में हो न्यूनतम 21 दिन एवं विशेष परिस्थितियों में 14 दिवस का समय निविदा प्रस्तुति के लिए लिया जा सकेगा। इसके बाद देखेंगे हम 7 में एकल निविदा नियम 11.3 के अंतर्गत इस पद्धति से भी प्रोप्राइटी आइटम आपात स्थिति या एकल स्रोत की होने से सक्षम अधिकारी की अनुमति से क्रय किया जा सकता है। आपात स्थिति होने पर कारण बताते हुए एवं एक स्तर उच्चतर अधिकारी से स्वीकृति आवश्यक होगी। एकल स्रोत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा फर्म के औचित्य के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कार्यालय में एकल निविदा एक निविदा प्राप्त हुई है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति से उस निविदा को आपात की स्थिति में कारण बताते हुए उसको अपने उच्चतर अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर उसको फर्म को आप जो रेट उसमें दी गए हैं उस रेट पर भी आप उस निविदा को टेंडर दे सकते हैं। तो इस प्रकार की इसमें दी गई है जानकारी। इसके बाद देखेंगे हम भाग 1 वस्तुओं का उपार्जन 7 में क्या है इसमें देखेंगे हम। तो अनरक्षित सामग्री का क्रय बिना कोटेशन विभागीय क्रय समिति एवं निविदा आमंत्रण के अतिरिक्त DDSD LUN से भी क्रय की जा सकेगी। 8 में हम देखेंगे निविदा दर स्वीकृति मार्केट दर को देखकर स्वीकार किया जाएगा। नियम 12 के अंतर्गत एकमात्र निविदाकर्ता की भी दर स्वीकार की जा सकेगी। नंबर 9 में देखेंगे हम तो निविदा प्रतिपूर्ति क्रय मूल्य का न्यूनतम 2% होगी एवं निविदा अंतिम वैधता तिथि के बाद 45 दिवस के लिए वैध होना आवश्यक होगा। 10वें नंबर पर देखेंगे निष्पादन प्रतिभूति संविदा मूल्य के 5 से 10% तक की होगी जो कि संविदा बाध्यताओं के 60 दिवस बाद तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा। 11 नंबर में देखेंगे उपार्जनकर्ता अभिकरण जैसे LUN खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बुनकर संघ आदि से सामग्री प्रदाय पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण किया जाएगा। इन अभिकरणों को क्रय आदेश ईमेल अथवा पोर्टल के माध्यम से भी भेजा जाएगा। 12वें नंबर पर देखेंगे हम तो भुगतान सामग्री प्राप्ति के बाद ही होना चाहिए, यानी सामग्री प्राप्ति के बाद ही क्रय सामग्री का भुगतान होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान देना होगा। परंतु कतिपय मामलों में वित्तीय शक्ति पुस्तिका के प्रावधान के अंतर्गत ही अग्रिम भुगतान हो सकता है। दोनों स्थिति इसमें है कि या हम सामग्री प्राप्ति के बाद भी हम भुगतान कर सकते हैं, परंतु कतिपय मामलों में वित्तीय शक्ति पुस्तिका के प्रावधान के अंतर्गत ही अग्रिम भुगतान भी हो सकता है, आंशिक भुगतान किया जा सकता है। भाग 1 वस्तुओं का उपार्जन के क्रमांक 13 में हम देखेंगे तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय का भुगतान विलंबित होने पर भुगतान पर ब्याज देता एवं उसकी वसूली संबंधितों से करने के प्रावधान है, अतः सतर्कता आवश्यक है। 14 नंबर पर देखेंगे पुनरावृत्ति आदेश। नियम 12-22 के अंतर्गत पुनरावृत्ति आदेश दिया जा सकेगा, परंतु प्रारंभिक आदेश के 6 माह बाद मूल्य आदेश यदि अत्यावश्यक मांग पूर्ति हेतु तथा नवीन मांग मूल मांग के 50% से अधिक है तो नहीं दिया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी मूल्यों में गिरावट या प्रदाय माल हेतु कम दरें अन्य कहीं ऑफर नहीं हुई है को सुनिश्चित करेगा। 15 नंबर पर क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा औचित्य एवं मितव्ययता
होना आवश्यक है। नंबर 16 हम देखेंगे नियम 24 के अंतर्गत निविदा दस्तावेज में पुरानी सामग्री सौंपे जाने के संबंध में सामग्री के मूल्य, उसकी स्थिति एवं तरीके के संबंध में धारा होगी। यह बायबैक के ऑफर के अंतर्गत पुरानी सामग्री के बेहतर निराकरण हेतु व्यवस्था है। अब भाग 1 ही में वस्तुओं का उपार्जन के 17 नंबर पर हम देखेंगे तो संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्ति के मामले में 8% अग्रिम आयुक्त, संचालक हथकरघा, प्रबंध संचालक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को क्रमशः इलेक्ट्रॉनिकली पीडी खाते या खाते में जमा कराई जाएगी। शेष 15% कम की भुगतान की संबंधित व्ययकर्ता द्वारा 1 माह में सीधे प्रदायकर्ता अभिकरण को किया जाएगा। 18वें नंबर में देखेंगे कि नियम 29 के तहत प्राकृतिक आपदा, दंगे एवं अग्नि दुर्घटना एवं बाह्य वित्त परियोजनाओं में स्वयं की शर्तें नियम होने पर इन भंडार क्रय नियम से छूट रहेगी, लेकिन अन्य किसी परियोजना में वित्त पोषण संस्थाओं की इस संबंध में कोई शर्त एवं नियम नहीं होने की दशा में सामग्रियों का क्रय इन नियमों के अनुसार किया जाएगा। 19 नंबर पर देखेंगे कि जैम पोर्टल का उपयोग भंडार क्रय नियमों के प्रकाश में किया जाना आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे भाग 2 में, अभी हमने भाग 1 में देखा भंडार क्रय नियम के 19 बिंदु देखे हमने। इसके बाद देखेंगे हम भाग 2 सेवाओं का उपार्जन। तो इसमें हम देखेंगे नंबर 1 बिंदु, सेवाओं का उपार्जन भी सक्षम अधिकारियों के तहत उन प्रकरणों में हो सकता है जहां विधि के पास विशेषज्ञता नहीं है या सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय अधिकारी के प्रयोजन के अनुसार ही सेवाएं ली जा सकेगी। परामर्शदाता पर अनुमानित व्यय बाजार की स्थिति एवं प्रकार के अन्य संगठनों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर का इस बिंदु में, तो 5 लाख तक के परामर्श कार्य हेतु दूसरे विभाग आदि संभावित परामर्शदाताओं की तैयार के आधार पर या अनौपचारिक पूछताछ के आधार पर विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। इस पद्धति में भंडार क्रय नियम 11 के अनुसार सीमित निविदाओं के अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रकार पहचाने गए संविदाकर्ताओं की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां 5 लाख से अधिक का कार्य है वहां उपयुक्त सूची के अंतिम अतिरिक्त 1 राष्ट्रीय दैनिक, नंबर 2 राज्य स्तरीय दैनिक में EOI हेतु विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन विवरण ई पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जाएगा। बिड प्रणाली रहेगी। उसके उपरांत परामर्शदाताओं की छंटनी एवं चयन की कार्रवाई वित्तीय अधिकारियों के प्रकाश में की जाएगी। चयनित परामर्शदाताओं की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा नंबर का बिंदु जो है, सक्षम अधिकारी की अनुमति होने से विशिष्ट स्थिति होने पर परामर्शदाताओं का मनोनयन एकल स्रोत से भी किया जा सकेगा। भाग 2 की सेवाओं उपार्जन में नंबर 4 का बिंदु देखेंगे, विलंबित निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमने समय दिया है निविदाएं बुलाने के लिए, उसके बाद की निविदा हमें स्वीकार नहीं करना है। नंबर 5 का बिंदु है, मूल्यांकन क्रमशः तकनीकी प्रस्ताव के परीक्षण के उपरांत सफल निविदाओं का कार्य द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव अनुसार किया जाएगा एवं परामर्शदाताओं द्वारा चयन किया जाएगा। 6वें नंबर का इसमें बिंदु है, अपवादित परिस्थितियों में विशेष रूप से चुने गए संविदा कार्य जो है आउटसोर्स करना आवश्यक हो तो औचित्य परिस्थितियां विशेष हित लाभ में प्रयोजन सिद्ध करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी वित्तीय सलाहकार के सहमति से यह कार्य कर सकेगा। नंबर 7, संविदा का परीक्षण किया जाएगा।
नंबर 8, निविदा आमंत्रण में विषय वस्तु RFP एवं निविदा की तैयारी महत्वपूर्ण होते हैं, सूक्ष्मता से इनको देखा जाना चाहिए। तो इस बिंदु को हम विशेष तौर पर ध्यान रखें कि निविदा आमंत्रण में विषय वस्तु RFP एवं निविदा की तैयारी, यानी हमने जो टेंडर प्रक्रिया के लिए सूचना जारी किया है या विज्ञापन जारी किया है, तो निविदा की तैयारी ये महत्वपूर्ण होते हैं और इसको हमें सूक्ष्मता से देखा जाना चाहिए। इसमें कोई भी गलती हमारे द्वारा नहीं की जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। नोट इसमें दी गई है कि उपयुक्त जानकारी सरल कर बताई जा रही है। संबंधित भंडार क्रय नियम सेवा उपार्जन नियम का शासकीय समव्यवहार करते समय संदर्भ ले लेना चाहिए। ये इसमें नोट दिया गया है कि हमने अभी तक जितने भी बिंदु को अवलोकन किया है, ये सब कार्य करने से पहले उपयुक्त जो भंडार क्रय नियम है उसमें सरल कर इसको बताया गया है और उपार्जन नियम का शासकीय संवाद करते समय संदर्भ जो बिंदु हमने देखा है इसका संदर्भ ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।